गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपने पिछली क्लास में एक लेसन कंप्लीट किया था, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जिसमें पादपों में जन्म, जनन, मानव में जनन, अन्य जीवों में जनन, अलैंगिक जनन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। ठीक है, आज अपन एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, देखिए आनुवांशिकता के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा पिछले अध्याय में भी हुई थी। क्या हुई थी कि ये हुई थी आनुवांशिकता के बारे में चर्चा कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, गमन करते हैं। ठीक है, लक्षण गमन करते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, कुछ ना कुछ गुण उनके संतानों में आते हैं, जनक से गुण संतानों में आते हैं। ठीक है, ऐसे गुणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, और इन गुणों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो अलैंगिक जनन होता है उससे संतति एकदम जनक के समान, परफेक्ट समान है, जैसे कि हूबहू प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन से क्या होती है, विविधताएं आती है। क्यों आती है? क्योंकि मानव में लैंगिक जनन में विविधताएं क्यों आती है? क्योंकि जनक दो होते हैं, एक नर एवं मादा। आधे तो गुणसूत्र आते हैं नर से और आधे आते हैं मादा से, यानी आधे आधे आते हैं, तो दोनों का मिक्सचर होता है, जिसके कारण क्या होता है, ना तो आने वाली संतति बिल्कुल नर के समान होगी, ना ही मादा के समान होगी। दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ, दोनों से कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, तो अधिकतर संख्या में जो सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही लाइन अपन पहले लिखते हैं और अपने इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं किससे प्राप्त होती है? लैंगिक जनन से प्राप्त होती है। लैंगिक जनन से प्राप्त होती है। लैंगिक जनन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, जो उष्णता यानी जो गर्मी सहन करने वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। जैसे एक जीव में विभिन्नता है जो गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा रखती है, तो वो अधिक तापमान में भी आराम से बच सकता है। लेकिन एक ही जीवाणु है, एक जीवाणु ऐसा है जो सिर्फ गर्मी सहन नहीं कर सकता, वो ठंडे मौसम में ही रहा है। ठीक है, वहां अगर गर्मी पड़ने लग जाए या उसको उठाकर किसी गर्मी वाले स्थान पर ले जाए तो उसके रहने की, बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो देखिए, उष्णता सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु, उष्णता सहन करने वाली क्षमता के जीवाणु का अधिक गर्मी में भी बचने की संभावना अधिक होती है। ज्यादा संभावना होती है कि वो गर्मी, मौसम ज्यादा गर्मी बढ़ भी जाएगी तो वो क्या करेगा, बच जाएगा, अपना जीवन संभाल सकेगा। ठीक है, देखिए, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास के प्रक्रम का आधार होता है। जो पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम का चयन किया जाता है और क्या करते हैं, निकृष्ट को निखार देते हैं। ठीक है, अर्थात पर्यावरणीय कारक के जो पर्यावरणीय परिवर्तन होते हैं पर्यावरण के अंदर, वातावरण के अंदर, अगर जीव उसको क्या कर लेता है, अपने आप को उस पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूल ढाल लेता है, तब तो क्या होता है कि वो जीव जीवित रह जाता है। अन्यथा क्या होता है, वो अगर नहीं डाल पाता तो क्या होता है, वह मर जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो ये जो पर्यावरण कारकों द्वारा, अब पर्यावरण कारकों द्वारा परिवर्त चयन, उत्तम परिवर्त चयन, यही क्या है, जैव विकास का आधार है, जीवों में विभिन्नताओं का आधार है। ठीक है, जो जैसे 50 जने हैं और अचानक गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो उन 50 जीवों में से जो
उस अत्यधिक गर्मी को सहन कर जाएगा, उसको अपने उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेगा, वो तो जीवित रह जाएगा, बाकी नष्ट हो जाएगा। तो क्या होगी, विभिन्नताएं आएगी, विभिन्नताएं आएगी, ठीक है। और विभिन्नताएं क्या है, जैव विकास का आधार होती है। तो पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त चयन ही जैव विकास का क्या है, आधार है। जैव विकास का आधार है। जैव विकास का आधार क्या है, अगर पूछ ले 1 नंबर का सवाल कि जैव विकास का आधार क्या है, तो पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन चयन ही जैव विकास का आधार है। विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार है, ठीक है। फिर देखिए आनुवांशिकता किसे कहते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकी किसे कहते हैं, आनुवांशिकता बाद में देखें, आनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, आनुवांशिक लक्षण तथा आने वाले परिवर्तन, आनुवांशिक लक्षणों से संतति में आने वाले परिवर्तन, शारीरिक मानसिक, इन सब परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन आनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आनुवांशिकी, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं, ठीक है। अब आनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और ये जेनेटिक्स नाम किसने दिया, बैटसन ने दिया था, ठीक है। तो देखिए इसे जेनेटिक्स नाम किसने दिया, बैटसन ने। बैटसन ने दिया, कब दिया, 1905 में दिया था। यहां सवाल 2 है 1-1 नंबर के कि भाई आनुवंशिकी किसे कहते हैं, या जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को जेनेटिक्स नाम किसने दिया, जेनेटिक नाम किसने दिया, ठीक है। फिर देखिए आगे एक और परिभाषा अपन देखते हैं, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो वे गुण या लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उन्हें अपन क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, ठीक है। अर्थात जो समानताएं, जो गुण होते हैं जनक में, वही गुण अगर संतति में पाए जाते हैं, सेम टू कॉपी, तो अपन उसको मान सकते हैं कि वो कौन से लक्षण है, वो आनुवंशिक लक्षण है। सभी लक्षण आनुवंशिक नहीं होते, ठीक है। तो देखिए वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन या
स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अगली एक परिभाषा और देखते हैं, वो है वंशागति। वंशागति, ठीक है, वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति क्या होती है? तो आनुवांशिक लक्षणों या गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है। अर्थात आनुवांशिक गुण लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन होता है। वो क्या से होता है, क्या होता है, उसका अध्ययन वंशागति में करते हैं। वंशागति उसे कहते हैं, यानी आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाती है। ठीक है, अब वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी कहते हैं, और ये हेरेडिटी नाम वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी कहते हैं। और वंशागति को हेरेडिटी किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। वंशागति को अंग्रेजी में हेरेडिटी कहते हैं तथा इसे हेरेडिटी नाम या जो शब्द है वो किसने दिया? हेरेडिटी शब्द। ये हेरेडिटी शब्द किसने दिया? हेरेडिटी शब्द स्पेंसर ने दिया। स्पेंसर ने दिया था, और स्पेंसर ने कब दिया था? 1863 में। ये मोटे मोटे तौर पर कुछ बातें हैं। ठीक है, अब देखिए मेंडल इस आनुवांशिकी शाखा में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो मेंडल का था। कैसे? मेंडल ने ऐसा क्या किया? सबसे पहले जो ये वंशागति के बारे में, आनुवांशिक लक्षणों के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले बताया था मेंडल ने। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? मेंडल एक चर्च में पादरी थे। ठीक है, वहां उनका उद्यान मटर था, यानी मटर के पौधे वो उगाते थे अपने किसमें? उद्यान में। ठीक है, अपने बगीचे में। वहां 10 साल तक उन्होंने मटर के पौधों पर विभिन्न गुणों पर क्या किया? विभिन्न गुणों पर, लक्षणों पर अध्ययन किया। अर्थात वो मटर का पौधा उगाते और फिर अगली पीढ़ी का अध्ययन करते कि कौन से गुण पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी में आए हैं। ठीक है, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये प्राप्त किया, और ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ गुण ऐसे हैं जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, और उन गुणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे, बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने जाकर, मेंडल ने जाकर उनको बताया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, ठीक है, पादप संकरण पर मेरे प्रयोग नाम शीर्षक से बुक एक लिखी, और उनको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी के अंदर एक पत्रिका के अंदर, उन्होंने लंदन की एक पत्रिका है उसमें क्या की? छपवाना शुरू किया आपने।
तो दूसरे वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या है, पागल है क्या, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उस टाइम क्या किया, मेंडल के जो प्रयोग थे, उनकी जो बुक और निष्कर्ष थे, सबको नकार दिया उस टाइम के बड़े वैज्ञानिकों ने। लेकिन 30 साल बाद 3 वैज्ञानिक और आए, ठीक है, हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमैक नाम के 3 वैज्ञानिक थे। वो आए और उन्होंने, अब 30 साल बाद क्या हुआ, नई नई टेक्निक आ गई, तकनीकें आ गई, नई मशीनें आ गई, तो उन्होंने भी प्रयोग किए कि क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं कि नहीं जाते हैं जनक से संतति में कुछ गुण। तो उन्होंने प्रयोग किया और उन्हें वो सेम निष्कर्ष प्राप्त हुए जो क्या मेंडल को आज से 30-35 साल पहले प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने जाकर वही चीज बताई उनको, बड़े वैज्ञानिकों को। तो बड़े वैज्ञानिकों ने कहा ये तो बहुत बढ़िया खोज कर ली, कि ये हमने नहीं, हमसे पहले तो मेंडल ने 30-35 साल पहले कर ली थी, लेकिन आप लोगों ने माना ही नहीं इस चीज को, कि अब वो तो गलती हो गई, अब क्या करें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस खोज का श्रेय हमें ना दे, मेंडल को दे, और इन गुणों के अध्ययन के लिए एक शाखा बनाई गई जिसका नाम था आनुवांशिकी, ठीक है, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इस मेंडल को एक उपाधि दी गई आनुवांशिकी का जनक। तो आज भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो आप देखिए, अगली लाइन नोट बना के लिखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी और उनके कैसे आनुवंशिकी का जनक घोषित किया गया, ठीक है। तो एक लाइन और लिख दीजिए, मेंडल के निष्कर्षों या परिणामों की खोज की पुनर्खोज किसने की थी, पुनर्खोज देखिए एरिक वॉन शेरमैक, कार्ल कॉरेंस व ह्यूगो डी व्रीज ने की, हुगो डी व्रीज ने की थी, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले आप इसका, 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, वापस मेंडल के प्रयोगों को खोज की। फिर आनुवंशिकी में मेंडल का योगदान अपन देखेंगे अब, कि मेंडल ने क्या किया था, कैसे प्रयोग, वैसे तो मैंने आपको बता दिया पूरा ही एक वर्बल स्टोरी में, ठीक है। अब उसका अपन योगदान थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि क्या हुआ। हमारे नोट्स के रूप में लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए। तो मेंडल का योगदान हमारा अगला टॉपिक। मेंडल का योगदान क्या है इस वंशागति या मेंडल आनुवंशिकी में, तो वो अपन देखते हैं। तो देखिए, मानव में जो लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता जो दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए को संतति में स्थानांतरित करते हैं। मानव में जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, कैसे माता पिता से गुण संतति में आते हैं, क्योंकि दोनों ही जो आधे आधे होते हैं आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, गुणसूत्रों पर जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है वो आधे आधे अपनी संतति में डालते हैं, ठीक है। तो
इसीलिए माता और पिता दोनों से कुछ ना कुछ गुण संतति में आते हैं। तो मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं, नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही, माता और पिता दोनों ही क्या करते हैं, माता और पिता दोनों ही आधा या समान मात्रा में, दोनों ही समान मात्रा में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ कहते किसे है, डीएनए को संतति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, संतति का प्रत्येक लक्षण क्या होता है, माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। संतति का जो प्रत्येक लक्षण होता है वो माता पिता के डीएनए से क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। प्रभावित तो होगा, जैसे एक सड़ा हुआ सेब 1000 या 1 केजी अन्य 4-5 सेवों के पास, एक पके हुए सेव के पास रखते तो वो उनको सड़ा देता है। क्यों? वो अकेला होकर भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आनुवांशिक से माता पिता से सभी गुण नहीं आते हैं, लेकिन जो भी गुण आते हैं उनसे सभी प्रत्येक लक्षण क्या होता है, प्रभावित होता है। सॉरी, देखिए, संतति का प्रत्येक लक्षण माता पिता के, संतति का प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से, प्रत्येक लक्षण माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। माता पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, आधे माता से आधे पिता से, और कुछ एक वो अर्जित करता है, तो उनसे प्रभावित हो सकते हैं। तो ये तो हो गए मानव के, लेकिन मेंडल ने प्रयोग किए मटर के पादप पर। मेंडल ने किस पर प्रयोग किए? मेंडल ने मटर के पादप पर, पादप के अनेक जो विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है उल्टे लक्षण जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे पादप लंबा है और छोटा है, उसे देखने के लिए अब कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है, उसे अपन देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की तो आवश्यकता होती नहीं है, अपन अपनी आंखों से ही पहचान सकते हैं कि ये पादप तो लंबा है और ये क्या है, छोटा है। तो मेंडल ने मटर के पादप में के अनेक विपर्यासी लक्षणों, मेंडल ने मटर के पादप के अनेक विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी लक्षण मतलब जिसमें स्पष्ट जीन पाए जाते हैं और स्पष्ट अपन आंखों से देख सकते हैं, लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं मतलब हमें बड़े आकार में हमें आसानी से दिखाई देते हैं। विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कुछ विपर्यासी लक्षण देखिए। मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोग किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए।
क्यों? क्योंकि उनकी सफलता के कारण क्या थे? मेंडल की सफलता के भी 3 कारण थे। तो पिछली बार कोर्स में थे, आज अभी मैं आपको वर्बल बता देता हूँ। 2 सवाल थे कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया और मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। तो मेंडल की सफलता का कारण यह था कि पहला तो कारण था कि मेंडल ने पादप का चुनाव बहुत ही संयम पूर्वक किया। उन्होंने मटर का पादप, ऐसा पादप चुना जिसकी खेती आसानी हो और जिसकी फसल हर साल आ जाए। ठीक है। दूसरा चीज, उसकी सफलता का कारण क्या था? उसने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। कि हाँ, उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान किस पर रखा? जब वो कर रहे थे उत्पादन या अपने प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, कि हाँ, पादप की लंबाई का गुण लिया है, तो ये पादप बोना है, और लंबा और बोना दोनों पादप आपस में संकरण करवा के बोए। ठीक है, तो आने वाला पादप कैसा है? लंबा है, बोना है, या मीडियम की लंबाई का है, कैसा है? सिर्फ एक लक्षण पर ध्यान दिया। साथ में ये नहीं देखा कि इसके हमने लंबे बोने के साथ जो उसके फूल हरे थे, फल कैसा था, तना कैसा था, शाखाएं कैसी थी, नहीं, सिर्फ एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो पहला था कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरी चीज, पादप का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया। ठीक है। वो तीसरा सफलता का कारण था, उसको जो भी आंकड़े प्राप्त होते उसने अपनी मन मर्जी से नहीं लिखे। ठीक है, सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया और आंकड़ों का रिकॉर्ड रखा। ठीक है, कि 10 पादप हमने लंबे बोए हैं और 10 ही पादप साथ में बोने बोए हैं, तो 20 यानी तो 20 पादप बोए हैं संकरण द्वारा, तो हमें आने वाले कितने पौधे? 5 अगर लंबे प्राप्त हुए तो 5 ही लिखा। 7 अगर बोने प्राप्त हुए तो 7 ही लिखा। उसको अपनी मन मर्जी से बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा। तो सावधानी पूर्वक आंकड़ों का विश्लेषण किया। ठीक है। इसी तरह पादप, मटर के पादप का चयन क्यों किया? तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया? तो मटर का पादप खास था क्योंकि मटर का पादप 1 वर्षीय पादप था। ठीक है। पहले मटर के पादप चयन करने का कारण क्या था? मटर के अंदर ऐसे कौन से गुण थे? तो मटर के पादप का पहली खासियत थी कि वो सिर्फ 1 वर्षीय पादप था, अर्थात उसकी 1 साल में फसल, आज अगर बोते तो आने वाले 1 साल तक तो उसे क्या आ जाते? फसल आ जाती पूरी, फल फूल सब लग जाते उसके। ठीक है, उसके बीज भी निकल आते थे। दूसरा, 1 वर्षीय पादप के साथ वो द्विलिंगी पादप था। द्विलिंगी पादप था मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पादप में थे, तो आसानी से उनका स्वपरागण हो जाता था और विपुंसन विधि द्वारा पर परागण भी आसानी से किया जा सकता था। विपुंसन विधि अपन ने पढ़ी है, क्या होता है विपुंसन विधि में वो। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा गुण कौन सा था? कि स्पष्ट दिखने वाले विपर्यासी लक्षण थे। साफ आंखों से देख सकते हैं कि तने का तना मोटा है या पतला है, लंबाई पौधे की कैसी है, बोनी है या लंबी है, ये सब विपर्यासी लक्षण हम आसानी से उसमें देख सकते थे। इसीलिए मेंडल सफल हुआ। ठीक है, फिर आगे देखिए, तो 4 ये सफलता के मेंडल के पादप चुनने के कारण थे और 3 थे मेंडल की सफलता के कारण। अब विपर्यासी लक्षणों की चर्चा करें तो मेंडल ने कुल 7 विपर्यासी लक्षणों पर चर्चा की थी। मेंडल ने प्रयोग किए थे और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला। ठीक है, जैसे एक लक्षण की वंशागति अपन देखते हैं कि कैसे होती है। एक लक्षण, जैसे एक पादप उसने लिया शुद्ध या समयुग्मजी लंबा। ठीक है, और एक पादप उसने लिया शुद्ध या समयुग्मजी बोना। इसका क्या मतलब हुआ? शुद्ध, समयुग्मजी लंबा, बोना था। तो देखिए, समयुग्मजी लंबा और बोने का मतलब होता है कि एक जीन को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को, एक गुण को नियंत्रित करने वाले 2 जीन होते हैं। ठीक है, अगर दोनों जीन समान होते हैं तो लंबाई के जीन को उसने कैपिटल टी से दर्शाया और दोनों जीन क्या है? समान है। तो वो शुद्ध, एक लक्षण में अगर दोनों जीन समान है, एक ही हैं, एक जैसे ही है, तो वो तो होता है शुद्ध या समयुग्मजी गुण। ठीक है, इसी तरह बोने को उसने कैसे दर्शाया? ऐसे स्मॉल टी से दर्शाया। फिर क्या किया? फिर उन्होंने इनमें से प्रत्येक जीन का संक्रमण बोने वाले पौधे के प्रत्येक जीन से करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, पहले इस टी का इस टी के साथ करवाया। ठीक है, जब इन दोनों का आपस में क्रिया करवाई तो हमें पादप प्राप्त होते हैं ये। ठीक है, फिर इसी टी का इसके साथ करवाया। ध्यान से देखना इसको, ऐसे
फिर इसका इससे साथ करवाया, ठीक है, ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर इसी का चौथे वाले के साथ करवाया। अब हम क्या देख रहे हैं, ये तो लंबेपन का जीन है और ये बौनेपन का जीन है, अर्थात दोनों ही जीन, लंबेपन के गुण वाला जीन भी इसमें उपस्थित है, बौनेपन के गुण वाला जीन भी इसमें उपस्थित है, दोनों ही जीन प्राप्त होते हैं, दोनों जीन वाले हमें पादप प्राप्त होते हैं। पहला तो जिनके बीच अपन संकरण करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी, ठीक है, जनक पीढ़ी कहलाते हैं। ये कहलाती है हमारी संतति पीढ़ी, संतति या F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी अपन इसको कहते हैं। और इन F1 पीढ़ी के दोनों ही गुण है, दोनों गुणों के जीन इसमें उपस्थित है, पादपों में जो उपस्थित है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अशुद्ध, इसको कहते हैं अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम युग्मजी लंबा। अशुद्ध या विषम युग्मजी किसे कहते हैं, सम युग्मजी किसे कहते हैं, जब एक लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन समान है तो वो सम युग्मजी, और दोनों जीन अलग अलग है तो उसे अपन क्या कहते हैं, विषम युग्मजी, ठीक है। इनको संकर लंबे भी कहते हैं, संकर लंबे भी कहते हैं, ठीक है, या इसे अपन संकर लंबा भी कहते हैं, ठीक है, संकर लंबा। अब मेंडल ने क्या किया कि भाई हमने तो दो पौधे लिए थे और उनके जीनों की आपस में क्रिया करवाई, एक तो हमने शुद्ध लंबा दिया और एक शुद्ध बोना लिया था, क्रिया करवाई तो हमें तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे ही प्राप्त हो रहे हैं, सभी पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे हैं। तो कैसे, तो उन्होंने कहा कि जबकि बोनेपन का जीन उसमें उपस्थित है, F1 पीढ़ी के पादपों में बोनेपन का जीन उपस्थित है लेकिन सभी लंबे प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा F1, इस आधार पर उन्होंने, मेंडल ने अपना पहला एक नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, ठीक है। उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में जो गुण अपने आप को दर्शाता है, दर्शाता कौन सा है, इसका नाम किस पर है, शुद्ध लंबे पर रखा है, लंबा, अर्थात कैपिटल टी होता है, वो गुण अपने आप को दर्शाता है, अभिव्यक्त करता है, उसे प्रभावी गुण कहते हैं। और जो F1 पीढ़ी में खुद को नहीं दर्शा पाता वो क्या कहलाता है, अप्रभावी गुण, और इसको क्या कहते हैं अपन, प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने फिर क्या किया, मेंडल ने यहां से दो पौधे उठाए और उनका आपस में संकरण करवाया, ठीक है, संकरण कराया, दोनों कैपिटल टी का कैपिटल टी से करवाए तो पादप आ गया कैपिटल, दोनों कैपिटल टी वाला, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से। अब यहां और ये, और इन दो पादपों को देखिए, फिर से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, F1 पीढ़ी का करवाए तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, फिर से हमें एक शुद्ध लंबा पादप प्राप्त हो रहा है, एक शुद्ध बोना पादप प्राप्त, शुद्ध बोना पादप प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और दो हमें सेम संकर या अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं। यानी जो गुण यहां पर छिप जाता है वो वापस सेकंड पीढ़ी में क्या करता है, खुद को अभिव्यक्त करता है, और एक शुद्ध बोना पौधा हमें, यानी बोनेपन का जीन जो गुण यहाँ पर छुप गया था वो अप्रभावी रहा था, वो आने वाली पीढ़ी में खुद को क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो ये मेंडल ने एक संकर संकरण, यानी एक गुण को लेकर, एक ही गुण लिया था, कौन सा, के लंबाई का गुण लिया था, और पादप दो तरीके के लिए थे, एक लंबा और एक बोना, ठीक है। तो एक गुण को लेकर क्या गया, उन्होंने संकरण करवाया और उन्हें जो रिजल्ट प्राप्त हुए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई 25% तो हमें शुद्ध लंबा, 25% हमें क्या प्राप्त होते हैं, शुद्ध बोना, और 50% हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट लें। अब इसको अपन डिटेल से आने वाली क्लास में लिखेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। एक नया अध्याय अपने आनुवांशिकी शुरू की और मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, और एक नियम जो वंशागति का नियम कहलाता है, प्रभाविता का नियम हमने समझा है, जिसको आने वाली क्लास में लिखेंगे भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और अपनी स्टडी को जारी रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।